अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हदीका उर्दू नॉवेल्स एंड स्टोरीज चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर रोजाना आप नई नई कहानियां या नावल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हदीका उर्दू नॉवेल एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। तू जो जिंदगी हो मेरी, किस्त नंबर 9। वो हसनीन के साथ उस तरह अकेले जाने से घबरा रही थी, लेकिन इसे हसनीन को समझना था, इसे परखना था, सच बताना था। वो बाकी सारी सोचों को खुद से दूर रखकर पैकिंग करने लगी। हसनीन कमरे में आया तो इसे नजर अंदाज करता हवा फ्रेश होने चला गया। मारूफ जल्दी जल्दी में दोनों की पैकिंग करके फारग हुई। अभी इसे अपने कपड़े निकालने थे और तैयार भी होना था। वो बेख्याली में पीछे मुड़ी तो इसे लगा जैसे उसका सर किसी दीवार से टकराया गया हो। वो अपना सर थामे कुछ टाइम तक अपनी आवाज बहाल करने लगी और फिर सर उठा कर सामने खड़े लंबी चौड़े गर्दाना वजाहत से भरपूर हसनीन को देखने लगी, जो अपने हाथ सीने पर बांधे इसे गसे से देख रहा था। वो अपना दर्द भूल कर कर्म खाकर 2 कदम पीछे हटी। हसनीन इसी पूज में खड़ा उसकी बचकाना हरकतें देखने में मसरूफ था। मेरे ख्याल में ये जो इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर्फ चेहरे पर सजाने के लिए नहीं दी अल्लाह ने, उनका इस्तेमाल करना सीखो। वो आंखों में शरारत लिए अपने मगरूर से अंदाज में कहने लगा, न जाने क्यों वो जितना उस लड़की से दूर जाना चाह रहा था, इतना ही इसके करीब हो रहा था। वो माहरूख की सादगी और खूबसूरती की जानिब खींचा चला जा रहा था। नहीं सॉरी, वो अपनी आंखों को जोर से बंद कर खड़ी हुई थी, गोया अगर इसने आंखें खोली तो हसनीन इसे खा जाएगा। हसनीन इसकी आवाज की लड़खड़ाहट से समझ गया था कि माहरूख उससे कितना डरती है। ओके ओके, कोई बात नहीं, इसके दिल ने उस पर मलामत की। हसनीन शाह, तुम एक बेकसूर लड़की को अपने इंतकाम का निशाना बना रहे हो। क्या भी सही फैसला है? क्या तुम्हारा रब तुम्हें मुआफ कर देगा? वो खुद की अदालत लगाए खड़ा था। वो खुद को कोसता हवा कमरे से बाहर गया, दरवाजे को इतना जोर से बंद किया कि माहरूख ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। अल्लाह जी, ये तो इतनी गसे वाले हैं, कैसे समझा सकूंगी मैं उन्हें? ये तो मुझे मारने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाली, मैं भी जान को मायूस नहीं कर सकती है। वो खुद से अहद करती हुई अलमारी से अपनी कपड़े निकालने लगी। कुछ देर में उन्हें लंदन के लिए निकलना था। वो फ्रेश होनी चली गई। वो कमरे से निकला, बाहर लान में गया, चाल कदमी करने लगा। ये इसकी बचपन से आदत थी। जब भी वो परेशान होता था, यूं ही लान में आकर चाल कदमी करता था। हना अपने कमरे की खिड़की से इसे देखने लगी और फिर अपने सर पर दोपटा रखकर बाहर लान में आ गई। क्या प्रॉब्लम है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वो हसनीन के चेहरे पर तनाव और गुस्सा देखने लगी। कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। और आप कब आई? वो नॉर्मल से लहजे मैं पूछने लगा। अभी अभी आई, जब आप किसी गहरी सोच में गुम थे और अब बता नहीं रहे। वो इसे जिताते हुए कहने लगी, कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। शायद वो आराम से चलता हुआ चेयर पर बैठ गया। हसनीन को हना के दिल में अपने लिए छुपे हुए जज्बात का पता था, लेकिन उसने कभी भी हना को उस नजर से नहीं देखा था। हना सिर्फ उसके लिए एक अच्छी दोस्त और कज़न थी। अब मैं चलता हूँ, कुछ देर में फ्लाइट है हमारी, मैं देख लूँ माहरूख तैयार होगी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, वो बना किसी डर व खौफ के अपने काम में मसरूफ रही। हसनीन कबर्ड का दरवाजा खोलकर अपना पासपोर्ट वगैरह निकालने लगा। उतनी देर में माहरूख खुद को तैयार कर चुकी थी और अब्बाया पहनने लगी। वो खुद पर हसनीन की नजर बाआसानी
महसूस कर सकती थी, लेकिन वो अपने आप को मसरूफ दिखाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रही थी। अगर तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हो गई हो तो चली, वो माहरूख की नकाब में से झांकती आंखों को देख कर कहने लगा। जी चली, उसने आंखें झुका कर कहा, जबकि लहजा मजबूत था। जुनैद उन्हें एयरपोर्ट तक सियाउफ करने आया, फ्लाइट का टाइम हवा। वो दोनों आकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठे। माहरूख थोड़ा सा घबरा रही थी। वो जहाज में सफर करने से डरती थी। जब भी हसन साहब इसे कहीं ले जाते थे तो वो अपनी अम्मी या किसी का हाथ पकड़ लेती थी, जबकि हसनीन के लिए ये आम सी बात थी। वो काम के सिलसिले में अक्सर मुल्क से बाहर ट्रियोलन करता रहता था। जहाज ने टेक ऑफ किया तो माहरूख ने हसनीन के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और आंखें जोर से बंद कर लें। वो समझ गया था कि वो डर रही है। उसने हल्का सा हिसार खींचा, जिसे माहरूख ज्यादा न डरे। ये अमल उससे कैसे और कब हवा। वो माहरूख अपनी आंखों में हैरत लिए इसे देखने लगी। वो अपना डर भूल गई थी। हसनीन दुनिया जहां से बेखबर, उसकी शहद रंग आंखों में खोया हुआ था। जहाज टेक ऑफ कर चुका था। सनी, मैं ठीक हूँ, अब माहरूख ने झिझकते हुए कहा। वो फिर भी वैसे है खोया रहा। मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक हूँ मैं, अब की बार। माहरूख ने उसकी बाजू पर अपना हाथ रखा। वो होश में आया तो आहिस्ता से अपना हाथ पीछे कर लिया और अपनी जल्दबाजी पर मलामत करने लगा। माहरूख ने भी अपने घनी पलकें झपका ली। माहरूख अभी अभी उस सुहर खोई हुई थी, जबकि हसनीन इसे नजरअंदाज किए अपनी किसी फाइल में सर दे बैठा था। माहरूख को नींद आने लगी, लेकिन वो जबरदस्ती अपनी आंखें खोले बैठी थी, कहीं फिर से हसनीन कुछ कह न दे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होने लगी। वो सीट पर अपने सर को टेक लगाए सो गई। हसनीन को जब माहरूख की खामोशी महसूस हुई तो उसने अपने बराबर बैठी माहरूख को देखा, जो नींद में थी। हिजाब की वजह से हसनीन को इसकी बंद आंखें नजर आ रही थी। अब वो इसे गौर से देखने लगा। वो हर कदम पर इसे हैरान कर रही थी। हसनीन ने किसी लड़की को कभी खुद को उस तरह से छपाए नहीं देखा था। जितनी भी लड़कियां इसने देखी थीं, सभी एक दूसरे को टक्कर देने के चक्कर में खुद के लिबास को खराब करती जा रही थीं। लेकिन माहरूख ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि हर इंसान को हम एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। वो इसे देखने लगा। इसके सर का एक बाल तक नजर नहीं आ रहा था। इसे माहरूख की सादगी और मासूमियत कहीं ना कहीं दिल को छू रही थी, लेकिन अभी वो उस सच को मानने के लिए तैयार नहीं था, जबकि वो अब कहीं न कहीं खुद को कसूरवार समझ रहा था कि माहरूख से जबरदस्ती शादी करना उसकी गलती थी। लेकिन हसनीन शाह ये बात कैसे मान लेता। वो नहीं चाहता था कि वो खुद को एक लड़की के सामने झुकाए, जबकि ये एक लड़की इसकी बीवी थी, किसी की बहन बेटी और किसी के घर की इज्जत थी। अगर वो ये सब सोचता तो आज ये नौबत ही न होती। उसका ज़मीर इसे हर वक्त मलामत करता रहता था, लेकिन वो था कि अपने कान दिल दिमाग सब बंद किए हुए था। वो उन सब ख्यालों से तब चौंका जब माहरूख का सर इसके शानों से लगा। वो नींद में थी, लेकिन अब वो इसके शाने पर सर रखे सो रही थी। हसनीन के चेहरे पर अजीब से रंग थे, जिन रंगों से शायद वो अभी तक न वाकिफ था, या फिर वो अपने दिल की अभी सुनना नहीं चाहता था। वो यूं ही कितनी देर तक इसे देखता रहा। लंदन पहुंचे तो हसनीन ने इसे उठाना चाहा, लेकिन माहरूख की आंख पहले ही खल गई। वो शर्म से अपनी नजरें झुकाए हुए थी। हसनीन इसकी झिझक और शर्म को
अच्छे से समझ रहा था। वरक प्लीज शर्माना बंद करो, मुहर्रम हूँ आपका। चली अब वो खुद नहीं जानता था ये सब कैसे और क्यों कहा उसने। शायद मोहब्बत अपने कदम जमा रही थी। माहरूख सीट से उठी तो हसनीन ने उसका हाथ पकड़ा। माहरूख मुंह खोले ये सब देख रही थी। हसनीन ने गाड़ी हायर की और उसमें पहले माहरूख को बैठाया, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आया। वो अक्सर लंदन काम के सिलसिले में आता रहता था। माहरूख को प्यास लगी थी, लेकिन वो हसनीन से कह नहीं पा रही थी। जब उन्हीं सफर में 2 घंटे से ऊपर हो गए तो उसने हसनीन को मुखातब किया। मुझे प्यास लगी है, उसने इतने हल्की आवाज में कहा। शायद ही हसनीन सुन पाया हो, लेकिन उसने सुन लिया था। कुछ आगे जाकर इसे रेस्टोरेंट वगैरह नजर आए। वो गाड़ी से उतर गया, वापस आया तो उसके हाथ में पानी की बोतल, चिप्स और कुछ खाने की वो सारी चीजें। उसने माहरूख को थमा दी। माहरूख ने पहले पानी पिया, फिर हसनीन की जानिब चिप्स का पैकेट बढ़ाया ताकि वो भी कुछ खा ले। हसनीन ने एक नजर इसे देखा और ड्राइविंग करते हुए दूसरे हाथ से चिप्स ले ली। यूं ही खामोशी में सफर गुजरा। हसनीन ने बहुत बड़े और खूबसूरत होटल के बाहर गाड़ी रोकी और माहरूख को उतरने का कहा। वो दोनों बाहर आए तो हसनीन जल्दी में आगे बढ़ गया। वहां पर थोड़ा रिश था। माहरूख को आदत नहीं थी इतने सारे लोगों में अकेले चलने की, तो वो डर के मारे जल्दी चलने लगी। इसे जब याद आया कि वो अकेला नहीं बल्कि एक और जीता जागता इंसान इसके रहम व करम पर इसके साथ है, तो वो फोन रुका और पीछे मुड़कर माहरूख को देखने लगा। अभी भी वो उससे बहुत दूर थी। अब इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। अजीब सी कोशिश थी माहरूख में। वो कोशिश हसनीन को अपनी जानिब। शायद माहरूख का बानिया जैसा दुख न था। वो वापस गया और माहरूख का हाथ पकड़ कर होटल में दाखिल हुआ। अपने कमरे की चाबियां लेकर वो लिफ्ट की जानिब बढ़ा। माहरूख किसी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। कमरे में पहुंचकर उसने माहरूख का हाथ छोड़ा। तुम आराम कर लो, मैं काम से जा रहा हूँ। पहले ही मीटिंग से लेट हो चुका हूँ। जब तक मैं न आऊँ कहीं नहीं जाना। और हाँ, वो अपनी पॉकेट से मोबाइल फोन निकाल कर इसके हाथ में थमाया, फिर उसकी सवालिया नजरों को देखने लगा। ये मोबाइल अपने पास रखना। उस मोबाइल में मेरा और घर का नंबर सेव है। कोई भी बात हो मुझे फोन करना, या अगर ज्यादा बोर हो तो घर पर भी जान से बात कर लेना। भूख वगैरह लगे तो फोन करके ऑर्डर मंगवा लेना। वो हसनीन शाह तो कोई और ही था। वो खुद से बातें करने लगी और उसके दिए गए कीमती फोन में खुद को मसरूफ कर लिया, क्योंकि वो अभी से खुद को बोर नहीं करना चाहती थी। ना जाने हसनीन की वापसी कब तक होती। हसन, मुझे मेरी बच्ची का चेहरा एक बार तो दिखा दे। माहू मैं नहीं हो रहा अब बर्दाश्त मेरे दिल सुकून में। तब तक नहीं रह सकता मैं अपनी बच्ची को अपनी आंखों से न देख लूं। फरजाना बेगम ने रोते हुए हसन साहब से कहा, जो कि अभी भी जान से फोन पर बात करके फारग हुए थे। फरजाना, बस कुछ दिन और। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी तो इतने दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ। कुछ दिन और सही। वो मेरा भांजा है, मेरी हानिया का बेटा है। अगर हमारी माहरूख इसे सही गलत समझा सकती है तो हमें और क्या चाहिए। आप बस कुछ दिन और सब्र कर लें, फिर हम दोनों चलेंगे अपने बच्ची से मिलने। हसन साहब कहकर कमरे से चले गए, जबकि फरजाना बेगम माहरूख की खुशियों से भरी जिंदगी की दा करने लगी। वो रात गए वापस लौटा तो माहरूख तब तक सो चुकी थी। शायद सफर की थकन की वजह से वो थका हुआ था।
लेकिन पहले फ्रेश होने चला गया। वापस आकर सोफे पर बैठा। उसका सर दर्द कर रहा था। वो सिगरेट निकाल कर इसके किश लेने लगा। मारूख कच्ची नींद में थी। सिगरेट की स्मेल इसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो उठ बैठी तो सामने हसनीन इसे सिगरेट पीते हुए नजर आया। वो बस्तर से उतर कर उसके पास आई। ये क्या है, आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? छोड़े इसे, वो नाराजगी से उसके हाथ से सिगरेट छीनने लगी। हसनीन उससे सिगरेट को दूर कर रहा था और माहरूख जल्दबाजी के चक्कर में अपना हाथ जला बैठी। हसनीन ने फौरन सिगरेट को मुसल्हा और एशट्रे में फेंका। इसने इसका हाथ पकड़ लिया। तुम पागल हो क्या, देखो अब जल गया ना हाथ। वो इसे डांट रहा था। वो रोना शुरू हो गई। उसके आंसू हसनीन के हाथ पर गिर रहे थे। वो इसे देखने लगा। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस एंड द बेल आइकॉन।